नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून ज़फ़रयाब जिलानी साहब। आइए उनसे कुछ अहम बात करते हैं। सर, इस वक्त गैर मुस्लिमों में आम तसव्वुर है कि उनको परेशानी नहीं है, और ये बात गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यू कही जा रही है कि मुसलमानों को परेशान होना है, गैर मुस्लिम को परेशान नहीं होना है। आप कानून के असल में गवर्नमेंट लीगल वे में इसकी हकीकत क्या है? देखिए, गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये बीजेपी कह रही है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बीजेपी पार्टी की तरफ से 1000 रैलियों का उनका टारगेट है और वो चल रही। वहाँ ये झूठ बोल रहे हैं वो कि साहब हिंदुओं पर असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा झूठ ये इसलिए है कि जो एक्ट आया है वो 31 दिसंबर 2014 तक के जो माइग्रेंट्स हैं उनको लीगल करता है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे, उनको इंटाइटल होंगे सिटीजनशिप के लिए अगर वो पूरा करते हैं शराइत को। वो शराइत क्या होगी ये आज बताया भी नहीं जा रहा है। वो बहरहाल कुछ शराइत होंगी जो रूल्स बनाए जाएंगे उसके अभी, लेकिन वो इन हिंदुओं को जो NPRs के बाद डाउटफुल होंगे इनको थोड़ा हेल्प करेगा। या तो फिर ये नए सिरे से झूठ बोले, उस वक्त कोई नया कानून लाए हो फिर अमेंड करें, तो कब होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इन हिंदुओं को जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये 100% झूठ बोल रहे हैं कि इनको नुकसान, इनको बिल्कुल नुकसान होगा। इनको उतना ही नुकसान होगा जितना मुसलमानों को होगा, और बल्कि ज़्यादा होगा इनको, इसलिए कि देखिए कास्ट से मुताल्लिक़ कागजात मुसलमानों के पास इनसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास ज़मीनें बहुत पहले से चली आ रही थी, उनमें लोग ज़मींदार भी ज़्यादा थे और उनके पास ज़्यादा ज़मीनें भी थी। हमारे दलित भाई जो हैं और गरीब OBC और दूसरे गरीब हिंदू, इनके पास ज़मीनें मुसलमानों से कम थी, तो इसलिए कागजात भी नहीं होंगे। अगर एग्रीकल्चर लेबर रहे हैं हमेशा तो कागज़ का उसमें कैसे मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा अंदेशा है कि, और उस पर हुकूमत का टारगेट भी है। हुकूमत मुसलमानों को तो नुकसान पहुंचाना ही चाहती है, चाहती है जितने इसमें से कट जाएँ सिटीजनशिप से उतना अच्छा है। ये हमेशा हुकूमत की मुखालफत करते हैं। उसके बाद दलित भी इनके मुखालिफ हैं, तो नंबर 2 पे दलितों को काटेगी जितने काट सकेगी, और नंबर 3 पे वो यादव जैसे हिंदू जो उनको कम वोट देते हैं, फिर और हिंदू जो उनके कम वोटर हैं, किसी तरह नहीं उनकी बात सुनते हैं, वो सब आएंगे। सर, फॉर एग्जांपल NRC हुआ, कुछ मुसलमानों के नाम नहीं आए, कुछ नॉन मुस्लिम्स के नाम नहीं आए, तो जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं है। अब फिर दोबारा एक कमेंट करें तो उनको ला पाएंगे, क्योंकि ये जो है इसमें साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इन मुल्कों से आ गए हैं उन पर ये एक्ट अप्लाई करेगा। यानी जो परेशानी मुसलमानों को होगी, जो कैंप की बात चल रही है, बिल्कुल 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 भैया। तो अगर ये बात इसी तरह है तो फिर इनमें जो तो कोई उनको बताएगा जाए। क्यों नहीं चला? देखिए, बड़े लिखे लोगों ने अभी कहाँ पढ़ा, कितने मुसलमानों ने पढ़ा इसको? अभी तो मुसलमानों में साल भर से प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनमें कहाँ चल रहा है? तो हम जाके उनको बताएंगे तब ना। तो जब उनके पढ़े लिखे लोगों को बताने के लिए तो 2 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, हमें इसका अंदाज़ा है। सर, ये मीटिंग तो यूपी में हो रही है, ठीक है, ये तो पूरे मुल्क का मसला है। इस तरह की कोशिश शुरुआत है, देखिए, और जहाँ भी हो रही है। सर, मैं खुद एक मीटिंग में जा रहा हूँ महाराष्ट्र 9 तारीख को, 9 फरवरी को। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम जलसा करना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। हमने किस बात पे? कह रहे बाबरी मस्जिद पे। मैंने कहा बाबरी मस्जिद क्या रोना रोगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दफन कर दिया। तो अब अगर इस वक्त के हालात हैं, वो इस वक्त ये चल रहा CAA और NPR और NRC, इस पर रखो तो हम आएंगे, वरना मिला जो क्यों वक्त आया करें। तो उनका ठीक है, हम बात करके बताते हैं। अगले दिन उनका साहब बिल्कुल सही है, हम इसी पे रखेंगे। तब जैसे वहाँ जलसा होता है। सर, इस तरह की कोई शक्ल नहीं होती है कि जो तीनों कानून हैं, तीनों एक्ट हैं, जो उसमें जिन पॉइंट पे इख्तलाफ है लोगों को, उस पॉइंट पे गवर्नमेंट से बात की जाए कि भाई इसमें ये चीज़ गलत है, इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसको ऐसा है। माफ़ कीजिएगा, मेरा ज़ाती राय ये है, मैं और लोग नहीं कहता, कि ये गवर्नमेंट 100% हमारे खिलाफ ही हर चीज़ सोचती भी है, करती भी है। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से मिलना, वक्त ज़ाया करना? मैं इसके कायल नहीं हूँ। तो सर, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पब्लिक है। अगरचे हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक है, जमहूरी है, लेकिन जो पोजीशन है गवर्नमेंट को ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, या वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप थोड़ा तारीख पर नज़र डाल लें, आप हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डाल लें। हम ज़्यादा पुरानी नहीं जाते, 70 के बाद, जब से मैं अवामी ज़िंदगी में हूँ, 3 ऐसी मिसालें मेरे पास हैं जब इनसे ज़्यादा ताकतवर सरकार थी इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की, और उन्होंने अपने कानून बदले अवामी प्रेशर में। 1-2 कानून थे, टाडा और पोटा, अलग अलग कानून।
10 साल रहे, उन्हीं ने बनाए थे खुद, फिर उनको बदलना पड़ा, विड्रॉ हो गए दोनों एक्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट तरमीम उन्होंने की थी, सन 65 में की थी, फिर सन 72 में इंदिरा गांधी ने की थी, और पूरी कुव्वत से डिफेंड करते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियतों की नहीं है, गवर्नमेंट की है। और फिर वो हारी इलेक्शन, 75 के 77 में इलेक्शन हारी, तो उन्होंने खुद जाके दारुस्सलाम हैदराबाद में सलाउद्दीन ओवैसी के सदारत में जलसा हो रहा था, उन्होंने वादा किया कि अगर अब मैं आऊँगी हुकूमत में तो सबसे पहले आपका एक्ट अमेंड करके और उसमें आपको क़ितई किरदार दूँगी। और सन 80 में वो आई और उन्होंने 81 में दिया। तो ये कोई चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि हुकूमत जितने दमखम का इजहार कर रही है वो कभी भी इस पे गौर करेगी कि मैं 2024 तक को कुछ नहीं सोचता कि 2022 का इलेक्शन अगर ये हारेंगे यूपी का, तब ये सोचेंगे, और वो नहीं सोचेंगे। मगर हम कहते हैं 2024 तक नहीं सोचते, तो 2024 में अगर ये इलेक्शन हारेंगे तो यकीनन वापस होगा, और अगर आवाम ने जिता दिया तो फिर हमें कोई हक नहीं, उन्होंने जो कहा सही किया, फिर तो जो वो कहेंगे सही होगा। नहीं, अगर इलेक्शन हार भी गई है तो क्या इसका इम्कान, इसकी उम्मीद रहेगी कि वो इसमें दूसरी सरकार जो आएगी वो पूरी सरकार के सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एक्ट वापस हो जाएगा, इसमें क्या मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं और उनकी मुखालफत में जो दमखम होना चाहिए उनके लिए अहम इशू। देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए आप लोग गलत कहते हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि उनको इतना ही करना चाहिए। अभी से पर इल्ज़ाम आ रहा है, शाहीन बाग का इल्ज़ाम किस पे आ रहा है? आप पार्टी पे आ रहा है जो इनसे मुकाबला कर रही, और फिर कांग्रेस पे आ रहा है। तो इससे ज़्यादा अगर वो कर नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच ये है कि लोग गलत सोच रहे हैं ना। हर आदमी की राय से इत्तेफाक नहीं किया जाता है। लीडरशिप का काम ये नहीं कि आवाम की राय पर चले, लीडरशिप का काम ये है कि जो बेहतर हो उस पर राय करे, चाहे आवाम मुत्तफिक हो या ना हो। और ये लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, जितना कर दिया उन्होंने गलत किया। आप पार्टी को मालूम था तो लिहाजा उसने एहतियात तो की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह गए और आज उनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी एहतियात करना चाहिए थी, समाजवादी पार्टी इसमें काफ़ी एहतियात से चल रही है। उनका स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा अच्छी है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया, काम सब कर रहे हैं, वो उनके लोग कर रहे हैं। आपकी राय है कि अगर गवर्नमेंट बदलेगी तो ये सारा माहौल ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भाई, एक रेजोल्यूशन से पूरा ख़त्म हो जाएगा। छोटी सी बात करना सर, बीजेपी के पास अपना एक नज़रिया है, उस नज़रिए की बुनियाद पे वो आगे बढ़ रही है। हमारी जो बाकी सेकुलर पार्टियां हैं उनके पास अपना कोई नज़रिया नहीं है सिवाय हुकूमत। नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता। कांग्रेस पार्टी के पास नज़रिया है, सेकुलरिज्म के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं कांग्रेस के पास नज़रिया नहीं। ये अलग बात है वो खुद उस नज़रिए पूरा अमल न कर रहे हों। कांग्रेस के पास सोशलिज्म का नज़रिया है, उस नज़रिए पर पूरी गुलामी बेस है। पंडित नेहरू वगैरह ने तर्जुमानी के लिए भी जो पूरा वक्त मिला, क्या कर रही है इस तरह की पार्टी? देखिए हम माजी के ऊपर नहीं जाते, खासतौर पे उनके मुकाबले में जो रूलिंग पार्टी है वो जिस तरह अपने नज़रिए पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग उस तरह नहीं कर रहे। देखिए वो उन्होंने अगर गलतियाँ न की होती तो आज ये हालत क्या होती कि उनके राजीव गांधी के ज़माने में 400 से ऊपर लोग आए थे, अब 55 या 52 कुछ रह गए हैं। तो गलतियाँ तो की उन्होंने। अगर उन्होंने गलती ना की होती तो ये आपके अमित शाह जेल के अंदर होते, बाहर के होते। अगर उस ज़माने में मुकदमा चला के ख़त्म कर दिया, उनके ऊपर फैसला हो जाता, तो गलतियाँ तो की उन्होंने। लेकिन अब गलतियों के का ये मतलब नहीं है कि दोबारा जो आएंगे तो ये काम भी नहीं, इतना भी नहीं करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, आपके बकौल के 24 तक तो नहीं सोचना है? नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 इलेक्शन तो आपको देखना पड़ेंगे कि हिंदू पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ इस पर। और उसमें एक इलेक्शन जो हो रहा है, एक बिहार का, एक बंगाल का। 3 इलेक्शन के बाद हुकूमत अपने आप को सोच सकती है। अगर इस पर हिंदू पोलराइज ना हुआ तो यूपी का इलेक्शन फिर शायद वो इस इशू पर न लड़ पाएँ। और अगर उसके बाद भी लड़ा उन्होंने, क्योंकि उसके बाद इनके पास कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट कुछ किया नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कुछ दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई घटा नहीं पा रहे हैं, तो किस इशू पर लड़ना है? राम मंदिर का मसला ख़त्म हो गया, तो इसलिए भाई इलेक्शन तो उनको लड़ना है ना। तो उनके वहाँ पर जो थिंक टैंक है नागपुर में बैठ के तय करेगा, तो वहाँ एक दोबारा तो गौर करने की स्टेज आएगी। लेकिन वो क्या करेंगे, उनका थिंक टैंक तय करेगा, हम थोड़ी तय करेंगे। और फिर 22 हो सकता है फिर एक एफर्ट करें 22 में वो इसी को लेकर, और 22 में भी हार गए तो फिर 24 तक वो सोचेंगे क्या करें। तो अभी हमको इसके बारे में मुल्क के हालात बेहतर होने की बजाय उम्मीद नहीं। मुल्क के हाल देखिए, इस इशू से मुल्क के हालात नहीं ख़राब हो रहे हैं।
अगर इसको ये तो बदमाशी है की उनके यहाँ की पुलिस ने और ये हरकतें की उन्होंने, ज़ाती की जुल्म किया, मैंने कहा क्या महाराष्ट्र में क्या नुकसान हो गया, केरला में क्या हो गया, सब जगह हो रही तरीके, कर्नाटक और यहाँ सिर्फ 2 जगह। सिर्फ प्रोग्राम को देशद्रोही, देखिए एक केस की बात कर रहे हैं आप, पूरे कर्नाटक में कितने मुजाहरे हुए हैं सिर्फ मंगलौर में, और जो स्कूल वाली बात आप कर रहे हैं, तो 2 वाक़यात ऐसे नहीं है पूरी हुकूमत को करने के लिए। यहाँ तो हर जगह हुआ, हर जगह ये ज़्यादती कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। तो यही वजह कि हाईकोर्ट को नोटिस लेना पड़ा। हाईकोर्ट आसानी से कोई नोटिस नहीं लेता इस पर। चीफ जस्टिस ने इशू किया, इनसे कहा है कि बताइए कितने पुलिस वालों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए हैं। तो ये तो अपनी लड़ाई लड़ने में ये सब चीज़ें झेलना पड़ती हैं। जुल्म पहली मरतबा नहीं हो रहा है इस मुल्क में। आपके मुसलमानों ने 1947 से पहले भी जुल्म झेला है और उसके बाद भी झेला है। गुजरात के वाक़यात को इससे कम थे, वो कितने दिन झेलते रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हालात सब बदतरीन हालात हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आज जितना रेजिस्टेंस है मुसलमानों में, मामूली बात है कि ये अपने आप औरतें आके बैठी हैं शाहीन बाग की और ये लखनऊ की, इलाहाबाद की, कानपुर की। तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में सन 50 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। और 71 से तो मैं जानता हूँ, सारी तहरीकात में मैं शामिल रहा हूँ, चाहे वो पर्सनल लॉ की हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हो। हमसे पहले उर्दू की चली थी, लेकिन किसी में इतनी औरतों ने ये जो जोश मुजाहरा नहीं दिखाया जो इस वक्त दिखा रही हूँ। तो ये तो इम्प्रूवमेंट है ना। हालात ख़राब कहाँ हैं, पहले से बेहतर हालात हैं। तो सर एक चीज़ और समझना है, सेंसस और एनपीआर, गवर्नमेंट मुस्तकिल एनपीआर की बात कर रही है। इससे पहले एनपीआर हुआ, इस बार भी हो रहा है, और पहले सेंसस होता था। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क नहीं, सेंसस पहले नहीं होता, अब भी हो रहा है। सेंसस हर 10 साल पर होता है, सेंसस एक्ट के तहत, अलग एक्ट है। 1900 पहला सेंसस 1909 या 1890 वगैरह का हुआ है, हर 10 साल पर होता है। 2011 में हुआ है आखिरी सेंसस, 2021 में तैयारी हो रही, जनवरी 2021 से शुरू होगा, उसी में ख़त्म होना है। तो सेंसस पहले भी होता था, आज भी होना है। इन्फॉर्मेशन तकरीबन यही होती थी, लेकिन कुछ नई बातें इसमें शामिल की गई हैं। एनपीआर अलग एक्ट के तहत हो रहा है, ये सिटीजनशिप एक्ट में हो रहा है। उसके रूल्स बने थे 2003 में अटल बिहारी के ज़माने में, एनपीआर के और एनआरसी दोनों के एक ही रूल हैं। तो वो उसके तहत हुआ 2010 में, पहला हुआ था लेकिन कोई नुकसान उससे नहीं हुआ, कांग्रेस ने किया था। उसके बाद इन्होंने एफर्ट किया, तो ये अब दोबारा जो कर रहे हैं इसमें नई बातें शामिल करके, और वो स्टेज ला रहे हैं जिस स्टेज में ये अख्तियार दिया गया है एनपीआर करने वाले लोकल रजिस्ट्रार को कि वो जिस शख्स के बारे में मुतमईन ना हो कि इसकी सिटीजनशिप साबित होती है, उसके आगे लिख दे डाउटफुल, और जो डाउटफुल सिटीज़न हो जाएगा बर्डन उस पर आ जाए कि वो साबित करे। अगर उसके कागजात से वो मुतमईन नहीं होगा तो उसकी सिटीजनशिप डाउटफुल हो गई और उसके सारे इख्तियारात जो सिटीजन को मिलते हैं वो ख़त्म होंगे। फिर उसको बर्डन करना, ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो वहाँ से बिहार किया तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इसमें डॉक्यूमेंट देखिए। ऐसा है, माफ़ कीजिएगा, आप अगर मोदी जी की बात कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, तो इनकी किस बात पर आप यकीन मान रहे हैं? हमने तो कम से कम यह, हमें तो इनकी बातों को सुनना ही छोड़ दिया। पार्लियामेंट में वो कुछ कह रहा है, अमित शाह ने, अगर आपने पार्लियामेंट में सुना हो तो बार बार उसने कहा है, और ओवैसी को एड्रेस करके कहा है होगी एनआरसी होगी, और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हमने डिस्कस ही नहीं किया आज तक। अब हम क्या कहें कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी बात कह रहा है, हालांकि देशद्रोही का मुकदमा लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसे लोग जो ये करेंगे, हिटलर के बारे में सुना जाता है कि उसने, उसका ये कहना था कि एक झूठ को 100 मरतबा कहो तो सच हो जाता है। तो अगर ये लोग उसी पर अमल कर रहे हैं तो फिर पहले भी तो हिटलर जैसे आदमी पैदा हो चुके हैं, तो क्या घबराने की बात है। हमारा तो अक़ीदा है, इस्लाम के मानने वालों का कुरान पर मुकम्मल अक़ीदा है। कुरान में ऐसे ज़ालिमों का खुद जिक्र है। कौन कौन ज़ालिमों की जिक्र आप बताइए, शद्दाद और कौन कौन, जिनका पैगम्बरों से मुकाबला हुआ, पैगम्बरों की आजमाइश हुई, और फिर अल्लाह ने खुद ही कहा है कि हम वो लोग तबाह हुए। तो इनसे बड़े जालिम तो नहीं हो पाएंगे जिनका कुरान में अल्लाह जिक्र कर रहा है। तो हर जालिम का एनपीआर के बारे में इस वक्त 2 तरह की राय आ रही है। एक तो है कि बायकॉट किया जाए, और एक ये है कि कागजात तैयार रखें और उसमें सपोर्ट करें। आपकी क्या राय है? देखिए, कागजात बिल्कुल जमा करना चाहिए, इसलिए कभी काम आ सकते हैं, कभी उसकी ज़रूरत जायज़ तरीके से पड़ सकती है, लिहाजा वो गलत नहीं मशवरा है। लेकिन हाँ, एनपीआर बायकॉट करने का अगर मशवरा कलेक्टिवली होता है, अभी तो इंडिविजुअल हैं, मसलन अखिलेश यादव ने कह दिया मैं को कागज़ नहीं दिखाऊंगा, किसी और ने कह दिया, कांग्रेस वाले ने, सोनिया गांधी ने कह दिया नहीं दिखाऊंगा। लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन
ये जो तंजीमें हैं ऑल इंडिया लेवल पर जो इस मूवमेंट को चला रही हैं, हम लोगों ने उनसे भी कहा है और आइंदा भी कहेंगे कि भाई आप कलेक्टिव डिसीजन लीजिए और फिर पूरे मुल्क को आवाज़ दीजिए कि एनपीआर से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। तो अभी कलेक्टिव डिसीजन नहीं हुआ, इंडिविजुअल रहा है। बिहार में तो गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है, तारीख भी तय की है, नोटिफिकेशन उसका भी कितना भरोसा आप कर पाएंगे। खुद नीतीश का कितने मरतबा करवट पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहा है, वहाँ प्रेशर में ये कह रहे हैं, तो क्या करेगा उसको कुछ पता नहीं। और अब तो फिर वो एनआरसी भी खाली कर रहा है, जब से उसने झगड़ा हुआ कोई आपस में वो लोग हटाया है, इसी पे तो हटाया है कि वो ये पूछ रहे थे पॉलिसी क्या आपकी, तो वो उसका कुछ भरोसा नहीं। कल उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि एनपीआर होगा लेकिन 2011 में जिस तरह हुआ है उस बेस पे होगा। तो वो क्या वो सर्कुलर इशू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का? ऐसी एब्सर्ड बातें करते हैं लोग। फिर उन्होंने एक दूसरी बात और कही है कि हम डिमांड करते हैं दोनों उससे सभा से कि जात की बुनियाद पे हो, इसकी क्या हैसियत है? ये तो बहुत पुरानी डिमांड है, मुलायम सिंह ने सबसे पहले की थी पार्लियामेंट में कि सेंसस होगा, वो मगर सेंसस को कास्ट बेसिस पे करके फिगर दीजिए। लास्ट सेंसस में ये हुआ है लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो ये तो सब बातें वो कर रहे हैं जो बेवकूफ़ बनाने वाले, सब हो चुकी हैं लेकिन हुकूमत ऐलान नहीं कर रही। सेंसस है कास्ट बेसिस पर, उसकी फिगर का ऐलान नहीं कर रहे। तो ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे वही तो करेंगे कि नीतीश करेंगे? नीतीश जो काम खुद नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, जो खुद कर सकते हैं वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया जैसे और सूबे ने पास किया है, तो फिर किसका मतलब बीजेपी के साथ भी हैं और उसके बारे में मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस कस्म की बातें भी कर रहे हैं। फिर आपने बहुत सही वो किया, ये जिन उसमें जो मुख्तलिफ स्टेट की तरफ से जो पास किया है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी कानूनी हैसियत ये कि उस सूबे की राय मानी जाएगी, वो राय मानी हुकूमत उसको रिकन्सिडर करे अपने मामले को, ये कहा गया है। उनकी राय ये पूरे सूबे की आई है, जिस तरह से पार्लियामेंट की राय। से जो कानून पास हो उसका मानना ज़रूरी होता है इस तरह के उमूर में। देखिए कानून तो जाहिर है सेंटर का कानून किसी के न मानने से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अब हुकूमतें जब कोऑपरेट ना करें तो क्या तरीका होगा ये तो अभी मुस्तकबिल में देखा जाएगा। अभी तो पहली बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि 30 स्टेट्स कह रही हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। भाई मुलाजमीन जो काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे जब हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही। और फिर हुकूमत ये भी कर सकती है कि लिख के तो भेजा ठीक है हम कोऑपरेट कर रहे हैं, और फिर 2 साल तक उस काम को डिले किया, 2024 तक वो काम हो ही नहीं पाए। तो ये तो अलग अलग तरीके हैं। हमारा ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस, और आज हमारे साथ मौजूद थे इंतहाई अहम मेहमान मारूफ कानूनदान मिल्ली दानिश्वर जनाब ज़फ़रयाब जिलानी साहब। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।